Hey friends, welcome back to gkmonk.com. Today is 12th of August 2020 और gkmonk.com में आज हम टोटल तीन एडिटोरियल खास मुख्य तौर से डिस्कस करेंगे। चौथा एडिटोरियल जो है वो डेमोक्रेसी कैप्चर के ऊपर है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है डेमोक्रेसी कैप्चर जिसमें ऐसे टर्म्स हैं जो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल ही मतलब ऐसा मेरे को लगता है क्वेश्चन भी ऐसा कुछ आएगा, लेकिन एक न्यू वर्ड है डेमोक्रेसी कैप्चर्ड। तो ये वर्ड का मतलब जो है वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे बाय चांस। पता होना चाहिए वैसे, लेकिन ऐसे मुझे लग नहीं रहा है कि इस वाले टॉपिक के अंदर में कुछ भी ऐसा कुछ है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, बिकॉज इसके अंदर बातें की गई है कि कॉन्सेप्चुअल अपरेटस कैसा होना चाहिए डेमोक्रेटिक। चेंज बुक्स को भी चेंज करना पड़ेगा, हिस्ट्री भी चेंज करना पड़ेगा, और फिर जो है कि एक न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस से देखना पड़ेगा हमें कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी जो है जो वर्ल्ड ओवर आज के डेट में जैसा ये जाना जाता है वैसा एक्चुअली ये है नहीं। जैसा कि आज के न्यू लीडर्स लाइक नरेंद्र मोदी या फिर डोनाल्ड ट्रंप, बोरिस जॉनसन, फिर व्लादिमीर पुतिन, ये लोग सब मिल करके इस चीज़ को एक न्यू पिक्चर दी करके दिए हैं आज के डेट में। तो काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स इसके अंदर टॉपिक्स हैं और डिस्कशंस हैं जो कि आई डोंट थिंक कि आप कहीं पे भी उसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। हालांकि ये जो लिखे हैं वो आप जानते होंगे। पॉलिटिकली एक्टिव है योगेंद्र यादव। वो अभी गुड़गांव से लास्ट लोकसभा का भी इलेक्शन लड़े थे। तो इस वाले को आप पढ़ सकते हो पर्सनली। डेमोक्रेसी कैप्चर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि बिकॉज ऑफ द न्यू नरेटिव्स, और इसके अंदर जैसे ये बताएं कि बहुत सारा जो अलग अलग तरह का जो विक्ट्री हुआ है, जो बिग लैंडस्लाइड विक्ट्री ऑफ बीजेपी एंड अदर कोलिजन्स। इनफैक्ट इससे पहले मोदी गवर्नमेंट का आपका 2002 रेटोरिक के वजह से भी उनकी विक्ट्री हुई है, जैसे वो मुस्लिम एंटी मुस्लिम वाला जो प्रोग्राम चला था उनका। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके कुछ भी अगर मुद्दा होता है तो उसको राष्ट्रीय मुद्दा कैसे बनाना है और उस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठा करके और इलेक्शन जीतना है, इसी को वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी कैप्चर्ड वाला एक सीन है। इसके अंदर वो पुलवामा अटैक, उड़ी अटैक, ये सब कुछ को, अन्ना हजारे मूवमेंट, ये सब चीज़ को वो इनकलकेट कर करके और तब उसको बता रहे हैं कि ये एक डेमोक्रेसी कैप्चर्ड है। तो इस प्रकार के चीज़ों को आप मेरे हिसाब से तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिख सकते हो कहीं भी पेपर में। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल। अब बाकी जो चौथा आर्टिकल था ये, सॉरी, अब बाकी जो पहले के जो आर्टिकल है हमारा नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर वन आर्टिकल जो है हमारा वो है फ्यूचर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। इसके अंदर में आपको सेकुलरिज्म का क्या डेफिनेशन होता है वर्ल्ड ऑर्डर में, इंडिया में क्या सेकुलरिज्म का डेफिनेशन है, और क्यों इंडिया का सेकुलरिज्म आज ऐसा है कि डेड नहीं तो फिर ऐसा कह सकते हो कि सेटबैक में चल रहा है। तो उसके ऊपर डिस्कस करा है इन्होंने। इसके अंदर बी आर अम्बेडकर और नेहरू साहब का भी जिक्र है, तो उनके आइडियोलॉजी के बारे में बताया गया है सेकुलरिज्म एज अ टॉपिक। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज प्रीवियस ईयर जो प्रीलिम्स हुआ था उसके अंदर में भी लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया था, लिबर्टी की डेफिनेशन क्या होती है। तो इस प्रकार से सेकुलरिज्म और ये लिबर्टी और फंडामेंटल राइट, ये सब के जो जो बेसिक प्रिंसिपल में जो वर्ड्स हैं वो सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किसी भी एंगल से आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। सेकेंड आर्टिकल पॉपुलेशन बूम के ऊपर में है, जैसे कि वर्ल्ड अलग अलग रिपोर्ट है, अलग जो वर्ल्ड ऑर्डर में, जैसे यूनाइटेड नेशंस ने भी एक रिपोर्ट निकाला था, फिर अभी हेल्थ मैट्रिक्स इवैल्यूएशन जो IHME जो है उनका भी एक अभी एक रिपोर्ट आया है जिसमें ये सब बताया गया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 21st सेंचुरी के मिडिल तक सबसे ज़्यादा हो जाएगी वर्ल्ड में, लेकिन फिर उसके बाद 21st सेंचुरी के एंड तक वो घट करके 1.09 बिलियन आ जाएगी। तो ये क्यों होगा ऐसा? फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा क्या? कुछ मेडिकल इमरजेंसी आने वाली है इंडिया के अंदर? तो ये सब के ऊपर में बातचीत है, और क्यों एक्चुअली में फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा और वो नंबर प्रोजेक्शन जो है वो इतना कम दिखाया जा रहा है। तो उसके ऊपर वो टॉपिक है। फिर थर्ड आर्टिकल है हमारा विथर आवर व्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कैसे जो वर्ल्ड ऑर्डर में जो थिंक टैंक्स हैं और इंटरनेशनल रिलेशनशिप के जो एज एन इंस्टीट्यूशन, एज अ सब्जेक्ट, एज अ पॉलिसी 100 साल हो गए। जैसे कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद थोड़ा बहुत इसका प्रोमिनेंस शुरू हुआ था यूनाइटेड किंगडम से, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू के बाद में इसको USA ने अपनाया अपने देश के अंदर में, और उसके बाद ये इतना ज़्यादा डायनेमिक हो गया कि आज के डेट में देखिए कि फेमिनिस्ट, फिर फेमिनिज्म, फिर आपका इन्वायरमेंट,
फिर सिक्योरिटी, ये सारे जो हैं वो सब कुछ आपका न्यूक्लियर, ये सब कुछ जो है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के मापदंड से देखा जाता है। आप देखिए, अगर अगर यूनाइटेड नेशंस को अगर आप मन में रखते हो तो आप सोचिए यूनाइटेड नेशंस पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर में ही काम करता है। वर्ल्ड ऑर्डर क्या चल रहा है, एक दूसरे के बीच में क्या चल रहा है, डब्ल्यूटीओ, यूनिसेफ, ये सब जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर में काम करता है। तो इस वजह से ये सब्जेक्ट का क्या प्रोमिनेंस होना चाहिए और कैसे ये पॉलिसी मेकिंग में भी काम आता है और काम करता भी है अलग अलग देश में। यूनाइटेड नेशंस जो यूएसए जो है वो यूज़ करता है पॉलिसी मेकिंग में। तो इसके ऊपर ये आर्टिकल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट आर्टिकल जो है उसको देखने से पहले बता दें कि जो नए बच्चे हैं उनको कि आप टेलीग्राम में जाकर अगर सर्च बार में द हिंदू 365 अगर आप टाइप करोगे बिना स्पेस के तो gkmonk.com आपको सजेशन आएगा। वो वहाँ से आप जो है कि सारे फाइल्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। द फ्यूचर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म पहला आर्टिकल है। GS1 सेकुलरिज्म टॉपिक से ये आप रिलेट कर सकते हो और जो मेंस क्वेश्चन जो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो वो ये है, व्हाई डू यू थिंक दैट इंडिया इज टर्निंग आउट टू बी अ डेमोक्रेटिक डेफिसिट नेशन whose ramification go beyond the ambit of secularism? Critically analyze. दो वर्ड, डेमोक्रेटिक डेफिसिट नेशन और एम्बिट ऑफ सेकुलरिज्म, ये वर्ड के बारे में आपको इस वाले आर्टिकल में बिल्कुल पता चल जाएगा क्या है ये। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये आर्टिकल आया क्यों है। तो अभी इंडिया के अंदर में दो तरह की बातें चल रही हैं। पहली बात ये, कुछ ऐसे कम्युनिटी हैं इंडिया में जो कि एक राम मंदिर भूमि पूजन से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और कुछ ऐसे कम्युनिटी है जो एक अपने आप में बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड फील कर रही हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर का भूमि पूजन जो हो रहा है वो एशेस ऑन सेक्युलरिज्म के ऊपर हो रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था इस प्रकार से, जैसे वहाँ पे गए हैं भूमि पूजन में, वहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं। तो ये देखिए, ये एक तरह से ठीक भी है, इसके ऊपर दो डिबेट है। एक तरह से ये ठीक भी है कि वो अपना राइट टू रिलीजन जो है, रिलीजियस प्रैक्टिस, वो सबको अपना वो फंडामेंटल राइट जो है उनका एज ए इंडिविजुअल, वो उसको प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन वहाँ वो जाने के लिए उन्होंने जो सामान सब यूज़ किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से वो वहाँ पे ट्रैवल किए थे। उसके अलावा भी जो बाकी, उनको एज ए स्टेट वहाँ पे रिप्रेजेंट मतलब नहीं जाना चाहिए था, ऐसे इंडिविजुअल जाते अगर वो तो अलग बात था। तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा टेंशन्स वर्ल्ड वाइड या फिर इंडिया लेवल पे नहीं होता। लेकिन जब ये ऐसी बातें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं? तो सेक्युलरिज्म का एक्चुअली में डेफिनेशन क्या है इंडिया के अंदर, ये जानते हैं। एक्चुअली सेक्युलरिज्म जो वर्ल्ड ऑर्डर में है वो ये है कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, ये कॉन्सेप्ट जो आया था वो ये आया था कि जैसे वेस्टर्न, आप जितने भी अगर सीरीज़ देखते होगे इंटरनेट पे, नेटफ्लिक्स और ये सब पे, तो आप देखते होगे जो पुराने ज़माने वाले सीरीज़ है, वाइकिंग्स और ये सब जो लास्ट किंगडम टाइप के जो सीरीज़ हैं, उसमें आप देखोगे कि कितना ज़्यादा उस टाइम पे चर्च का इन्वॉल्वमेंट रहता था किसी भी राजा के डिसीजन में या फिर किसी भी स्टेट वाले किसी भी काम काज में। तो उस वजह से एक अलग एक रिवॉल्यूशन चला उस समय टाइम पे वहाँ पे उधर में कि सेक्युलरिज्म वाला कॉन्सेप्ट लेकर के आना है जिसमें चर्च जो है बिल्कुल भी स्टेट के कामकाज में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो वहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा दिखाया जाता है कि जो स्टेट है वो बिल्कुल आँख बंद कर लेता है अगर रिलीजन की बात आती है। आप रिलीजन प्रैक्टिस करो, आपको जो करना करो, लेकिन स्टेट उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट वहाँ चलता है, ये होता है सेक्युलरिज्म। मतलब स्टेट जो है एक तरह से नास्तिक का काम करता है, वो ना मानता है ना समझता है, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखता है। इंडिया में क्या है, इंडिया के अंदर दो फीचर है। पहला बात ये है कि इंडिया के अंदर जो सेक्युलरिज्म है उसमें पहला फीचर ये होता है कि इंडिया ब्लाइंड नहीं रहेगा। इंडिया एंटी रिलीजियस बिल्कुल रहेगा, लेकिन ये सारे रिलीजन का रेस्पेक्ट करेगा। ये भले पूजा में आपके ये इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन आपका अगर पूजा का कोई काम होगा तो उसमें आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा। आपका अगर बकरीद का जुलूस निकलता है या फिर अगर आप ईद ईद मनाते हो या फिर अगर आप नवरात्रि में विसर्जन करने जाते हो, सरस्वती पूजा का विसर्जन करते हो, तो आपके जुलूस को वो सिक्योरिटी देगा, आपके आइडियोलॉजी को वो रिस्पेक्ट करेगा। और सेकंड कॉन्सेप्ट ये है, जैसे बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि किसी भी चीज़ के एस्पेक्ट को आप बिल्कुल होलिस्टिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, आपको उसमें क्रिटिक रखना चाहिए। उसके अंदर ऐसा ना हो कि उसके अंदर के ही जो लोग हैं या फिर जो भी है उसमें इन्वॉल्व हैं वो दूसरे को किसी दूसरे लोग को
डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाएँ या फिर कम्युनल इन डिसहार्मनी हो जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक तबका जो कम्युनिटी है वो दूसरे कम्युनिटी को गाली दे दे कि नहीं तुम्हारा ये चीज़ बहुत ख़राब है, हमारे में तो भाई ये चीज़ बहुत अच्छा है, और आपस में मार कटाई हो जाए। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, जिस वजह से आप बिल्कुल ही ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप रिस्पेक्ट भी कर रहे हो, आप आँख भी नहीं बंद किए हो, आप जो भी चीज़ है वो चीज़ करो। तो इसके वजह से एक क्रिटिक रहना चाहिए, और इस वजह से एक वन हैंड डिस्टेंस के ऊपर में जो प्रिंसिपल डिस्टेंस है वो चीज़ फॉलो करता है इंडिया। ये हमारा इंडिया का सेकंड प्रिंसिपल है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी कम्युनिटी के अंदर में अगर इनटॉलरेंसी, अनटचेबिलिटी या फिर और दूसरे तरह का के अगर प्रॉब्लम्स हैं रिलीजियस कम्युनिटी की वजह से, तो उसमें स्टेट जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सती प्रथा को ख़त्म किया गया लॉ बनाकर, डाउरी के लिए हमारे पास लॉ है। इसके अलावा अभी ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया गया लॉ बना करके। तो ये सारा कुछ एक सीन जो है वो कहीं ना कहीं लॉ के थ्रू आया है, और ये इंश्योर करवाता है फ्रीडम, इक्वालिटी, फैटर्निटी, सारे जो आपके जो मुद्दे हैं, मौलिक अधिकार जो है आपका फ्रीडम, फंडामेंटल राइट, उनको इंश्योर करवाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म ये है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ये कहती है, गवर्नमेंट सिर्फ अलोन इसके ऊपर जिम्मेवार नहीं हो सकती, इसके अंदर में मीडिया को भी इन्वॉल्व होना जरूरत है, जागरूक लोगों के लिए, सोशल सोशल एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, जो कि ये चीज़ देखें कि ये अगर कोई इसके ऊपर ये मुद्दा को नहीं उठा रहा है और कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो उसके ऊपर पीआईएल डाले कोर्ट के अंदर में, और वो चीज़ को मेक श्योर करे कि वो चीज़ ठीक ठाक से न्याय मिल रहा है वहाँ के लोगों को, ऑप्रेस्ड लोगों को। अब इसके बाद अलर्ट सिटीजन्स भी जो हैं वो भी रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर जब तक आप सिटीजन जो है वो अलर्ट नहीं रहेगा, तो सिर्फ एक या दो सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट अगर वो चीज़ काम करेंगे, उसके पीछे अगर जनता का सपोर्ट नहीं रहा तो उसको स्टेट दबा देगी। तो जिस वजह से ये चार जो है, जुडिशियरी, मीडिया, सिविल सोसाइटी और सिटीजन, अलर्ट सिटीजन, इन सब का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर ये हो रहा है कि देखिए अभी अपॉर्चुनिटिज्म का दौर बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है इंडिया के अंदर, सिर्फ आज से नहीं, 40 साल पहले से ही, इमरजेंसी के थोड़े आगे पीछे टाइम से ही ये चीज़ शुरू हो चुका था, जहाँ पे जैसे ही मौका मिलती है सरकार को, इररिस्पेक्टिव इररिस्पेक्टिव की बीजेपी यूपीए किसी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज़, जैसे 40 साल में बहुत सारे पार्टीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। आपकी कोalition जो गवर्नमेंट बनी थी 90s में, 1990s में, वो भी इन्वॉल्व हो गया। यूपीए, बीजेपी सब लोग इन्वॉल्व हो गया। तो इस वो सब लोग ही अपॉर्चुनिस्टिक एक काम किए हैं। जैसे कि आप देखिए कि अभी फ़िलहाल आप एग्ज़ाम्पल देखिए कि महाराष्ट्र में एक कोलिशन गवर्नमेंट बना करके उन्होंने अपना चलाया। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे अलग-अलग पार्टीज़ जो होते हैं, वो लोग अपने जो मेन प्रिंसिपल है, उनसे भटक करके वो लोग अलग-अलग जगह पे अपनी सिर्फ इलेक्टोरल बेनिफिट के लिए अपनी आइडियोलॉजी को चेंज कर लेते हैं। तो ये जो एक अपॉर्चुनिस्टिक वाला जो एक क्राइटेरिया है उनका, उसके वजह से और भी जो कम्युनल प्रॉब्लम्स है वो भी देखा गया है। जैसे मान लीजिए अगर दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई है, तो इसको बोलेंगे क्या, इंट्रा रिलीजियस जो भी मतभेद है। तो इंट्रा रिलीजियस का मतलब, इंटर रिलीजियस, सॉरी, इंटर रिलीजियस कहेंगे। इंट्रा रिलीजियस और इंटर रिलीजियस में क्या अंतर है। इंटर रिलीजियस मतलब दो कम्युनिटी के बीच, इंट्रा रिलीजियस मतलब अपने ही कम्युनिटी के अंदर। जैसे अगर मेरे कम्युनिटी के अंदर में, जैसे मान लीजिए अगर मैं मुस्लिम हूँ, मेरे कम्युनिटी के अंदर में कोई मेरे कुछ गलत काम करता है, तो जैसे फतवा वाला जो एक नियम है उनका, फतवा जारी करते हैं और उनको एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन और जो भी उनका प्रोसेस है, मुझे इसके बारे में नहीं पता उतना कि फतवा में होता क्या है एक्चुअली, लेकिन ऐसा सुना है कि वो इस प्रकार से उनका एक काम है जिससे वो पनिश करते हैं अपने कम्युनिटी के अंदर के लोगों को। तो वो एक अच्छा और हेल्दी प्रैक्टिस है। वैसा प्रैक्टिस अगर होता है, अपने ही कम्युनिटी के लोग अपने ही अंदर में अगर वो एक दूसरे की बातों को सही करते हैं, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, तो वो एक काफ़ी हेल्दी प्रोसेस है और उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को लांछन लगाती है और उसके ऊपर नेशन वांट्स टू नो जैसे मीडिया शो के ऊपर एक दूसरे से लड़ती झगड़ती और डिसहार्मोनी पूरे नेशन के अंदर में क्रिएट करती है, ये गलत है। ये चीज़ को जो है सरकार को समर्थन नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल हमारी जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म है उसके ये विपरीत है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, हमारे सरकार में ये चीज़ होता आ रहा है पिछले 40 साल से। बाबरी मस्जिद और जो राम मंदिर टेम्पल पूजा वाला है, उसमें
उस टाइम पे उनका दरवाज़ा खोल दिया गया उनको पूजा करने के लिए और वो सारा कुछ वो जो अब देखिए हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था कि अक्टूबर में वो लॉ आया था वर्शिप प्रोटेक्शन साइट वाला, और उससे एम्बिट से बाहर था। इंडिया के सारे टेम्पल्स उसमें एम्बिट में थे, लेकिन राम टेम्पल जो है वो उसके एम्बिट से बाहर था। जबकि वो लॉ आने के 2 महीने बाद अक्टूबर 1991 में ये लॉ आया था, लेकिन दिसंबर 1991 में या 1990 में सॉरी सॉरी शायद, तो ये बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था। तो उस टाइम पे भी इनके ऊपर नहीं लिया बिकॉज़ मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो इसके पक्ष में थे। ऐसा सरकार को उस टाइम पे ऐसा डर होगा कि हो सकता है अगर मैं इसके ऊपर ज़्यादा सख्ती दिखाऊँ तो मेरी सरकार अभी के अभी गिर जाए। तो जिस वजह से उन्होंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। तो इससे क्या हो गया, कम्युनल वायलेंस जो वो इंडिया में है बहुत ज़्यादा पीक पे पहुँच गया। तो ये सरकार का ज़िम्मेवारी है कि इन सब चीज़ के ऊपर चेक बना करके चले और पार्टी पॉलिटिकल पॉलिटिकल सेक्युलर स्टेट से वो बचे। पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या? मतलब उनके हिसाब से जो मेजॉरिटी का मतलब है, जो मेजॉरिटी के मन से जो मेजॉरिटी का मन चल रहा है उसको मान करके उन उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को का जो है रिलीजन है या फिर जो भी इंटरेस्ट है उसको आप मान करके उसको बढ़ावा दे करके आप आगे अगर चलते हो, तो ये पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलर स्टेट का एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे मेजॉरिटी जो रिलीजन है उन्हीं को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलता है, उनको कभी कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता है और उनका जो अलग जो दूसरा जो बाकी कम्युनिटी है उनको कहीं न कहीं ओवरलुक कर दिया जाता है और उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा जाता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज़्म है, वो बिल्कुल ही इस चीज़ के खिलाफ है और सबसे बड़ी दुःख की बात ये है कि इंडिया की ऑपोज़िशन हो या मीडिया हो या फिर जुडिशरी हो, वो भी इस चीज़ के ऊपर में ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं कर पाती है। तभी राइटर ऐसा कहते हैं कि ये करीब-करीब डेथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज़्म है। लेकिन इंडिया में चूँकि कुछ भी चीज़ जो है वो बिल्कुल ही तरीके से मरता नहीं है। इंडिया का यही चीज़ है, डाइवर्सिटी जो है उसका एक चीज़ फ़ायदा है। इंडिया में आप ये कह सकते हो कि सेटबैक लग जाता है, ब्रेक लग सकता है कुछ दिन के लिए। नए-नए जैसे आप अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है, वो अपनी आइडियोलॉजी चलाती है, तो इसकी वजह से ब्रेक लग सकता है, सेटबैक लग सकता है, लेकिन वो कभी भी उस बिल्कुल डाई नहीं करेगा और इस चीज़ को हम रिजुविनेट कर सकते हैं। कैसे? 2 बातें बताते हैं। पहला कि अगर हम अपना फ़ोकस जो है वो पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल लेड लेड प्रोजेक्ट जो है, जैसे कि अब राम मंदिर बनाने का एक पॉलिटिकल एजेंडा था जो कि सारे मीडिया हाउस ने दिखाया न्यूज़ चैनल पे और कुछ मतलब दिन-दिन भर दिखाया। उस दिन ऐसा मतलब दिवाली टाइप से जब न्यू एथनिक वियर पहन करके और न्यूज़ रूम में आए हुए थे और वहाँ पे वो इस प्रकार से चला रहे थे। तो ये एक तरह का जो एक कंसेंसस बनाने का जो सीन है और उस इस वाले मुद्दे से जो पॉलिटिकल कैशिंग जो करते हैं, वोट कैशिंग जो करते हैं अलग-अलग पार्टीज़, तो ये चीज़ गलत है, ऐसा राइटर कहते हैं। इसके इसके विपरीत इनको सोशली ड्रिवन मूवमेंट्स चलाने चाहिए और उसके लिए जस्टिस के लिए इनको आवाज़ उठाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखिए स्वच्छ भारत मिशन जो था, वो बहुत बढ़िया सोशली ड्रिवन एक मूवमेंट था और उसके लिए अगर फ्लैगशिप स्कीम चलता है वैसा फ्लैगशिप या फिर अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए फ्लैगशिप स्कीम चलता है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन के जैसा अगर एम्प्लॉयमेंट और स्किल ट्रेनिंग का अगर फ्लैगशिप स्कीम चलता है, जैसे कि घर-घर जा कर के और लोगों को घर से स्किल मैपिंग की जाती है और अगर घर में कोई ऐसा है जो कि जिसके पास जॉब नहीं है, तो उसको फ्री जैसे पीएम स्किल वाला जो एक योजना चल रहा है आपका कौशल विकास योजना, तो उस वाले योजना के तहत में अगर घर-घर जाकर स्किल मैपिंग होती है और उस उन बच्चों को 3 महीने 4 महीने का डिप्लोमा करवाया जाता है किसी स्किल में और उसके बाद प्लेसमेंट जो वैसे अभी भी होती है, तो वो प्लेसमेंट कराते हैं। उस मास लेवल पे अगर ये काम होता, तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा इंडिया के अंदर में डेवलपमेंट हो पाता। लेकिन ये उस लेवल पे उस चीज़ को जो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, उसको नहीं उठाया गया। ये कौशल विकास पीएम कौशल विकास योजना शुरू तो करा गया, लेकिन सिर्फ़ नाम मात्र के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसके सेंटर्स बनाए गए और वहाँ पे उतने ज़्यादा एक्टिवली फ्लैग स्लिप स्कीम के टाइप में जैसा होना चाहिए, वैसा काम हुआ नहीं। तो ये कहीं न कहीं एक तरह से जो बायसनेस है पॉलिटिकल विल जो है उसकी कमी का ये शोकेस करता है। सेकंड पॉइंट ये बताते हैं जिससे हम रिजुविनेट कर सकते हैं सेक्युलरिज़्म को, वो कहते हैं कि हमको एम्फेसिस को शिफ्ट करना पड़ेगा। इंटर रिलीजियस से इंट्रा रिलीजियस इश्यू में करना पड़ेगा। इंटर रिलीजियस मतलब क्या होता है? जैसे हमने बताया आपको, तो वैसे ही इंट्रा रिलीजियस अगर इश्यूज़ करके कि हम खुद अपने लिए ज़िम्मेवार हैं, अगर ऐसा रहा, तो ज़्यादा हार्मनी आएगा हमारे देश में और एक-दूसरे के रिलीजन को हम रिस्पेक्ट भी कर पाएँगे। अभी देखिए बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के इसमें कुछ पॉइंट्स को ये डिस्कस करते हैं। बी आर अम्बेडकर ने भी ये चीज़ कहा था कि अगर 2
कम्युनिटी आपस में दुश्मन हो जाती है। उन दोनों कम्युनिटी के बीच में आपस में कंपैरिज़न इतना ज़्यादा लेवल पे होता है कि दुश्मनी के जैसा हो जाए, तो वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाले सिंड्रोम में आ जाते हैं। और ये चीज़ मेजॉरिटी माइनॉरिटी सिंड्रोम जो है 1930 1940 के टाइम पे एकदम पीक पे था, जिसके वजह से इंडिया का विभाजन जो है वो हो चुका। इंडिया के विभाजन होने का सबसे बड़ा कारण यही था। कोई एक लीडर को आप नहीं कह सकते हो कि ये लीडर, किसी लीडर की वजह से विभाजन हो गया। विभाजन हुआ सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि बीनीथ आवर स्किन ये एक जो भेदभाव वाला जो हमारे बीच में जो एक मुद्दा है कि हम हिंदू मुस्लिम और ये सब सारा कुछ वाला जो करते हैं मेजॉरिटी माइनॉरिटी सिंड्रोम, तो हर एक कोई आदमी सबसे पहले इंसान है। इंसान है तो उस वजह से फीलिंग्स जो है उसकी वैसी रहेगी। अगर आप किसी को अंडरमाइन करते हो उसकी फीलिंग्स को, तो वो आपसे डिजेक्टेड फ़ील करेगा ही करेगा। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। तो ये सारा कुछ जो रीज़न्स था जिसके वजह से मेजॉरिटी माइनॉरिटी सिंड्रोम की वजह से इंडिया ने पहले ही बहुत सारे सेटबैक्स झेले हैं। और आज के डेट में भी जो माइनॉरिटी है हमारे देश में, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली वल्नरेबल पोजीशन पे है इंडिया के अंदर में। तो इस चीज़ के ऊपर बी आर अम्बेडकर के जो क्लेम्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा मान्य साबित होते हैं और इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि इंट्रा रिलीजियस जस्टिस जो है, उसको ज़्यादा सशक्त करने की ज़रूरत है और पार्टी पॉलिटिक्स जो है, उसको थोड़ा-सा रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और जो डोग्मा है, उससे थोड़ी-सी बचने की ज़रूरत है। अब इसके बाद जवाहरलाल नेहरू की वो बात करते हैं, जैसे कि यूरोप में जब उस टाइम पे जैसा हमने डिस्कस करा, यूरोप का जो वर्ज़न था सेक्युलरिज़्म का कि वो बिल्कुल ही कट रहता था चर्च से, तो उस चीज़ के विपरीत पंडित नेहरू का ऐसा जो अंडरस्टैंडिंग था सेक्युलरिज़्म का, वो उनका ये था कि देखिए, सेक्युलरिज़्म हमारे देश में जो है वो ये चीज़ करेगा कि फ्रेंडशिप, सिविक फ्रेंडशिप बढ़ाएगा अमंग द रिलीजियस कम्युनिटीज़। आपस में जो है दोस्ती यारी बढ़ाएगा, क्योंकि वो मतभेद नहीं रहेगा, सब एक दूसरे से मिल-जुल कर रहेंगे और इस तरह से मिल-जुल के रहेंगे कि जो सामने वाला, जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई दूसरे कम्युनिटी का एक आदमी है और आप भी घर के फीमेल हो और वो भी घर की फीमेल है, उसके साथ कैसा बर्ताव होता है, उसको घर में दुर्गा और सरस्वती माना जाता है और उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, और आपके घर में जो आप किसी और कम्युनिटी के लोग हैं, तो आपके घर में कैसा ट्रिपल तलाक और या फिर कैसा व्यवहार होता है। तो ये चीज़ एक हो सकता है कि आपस में एक-दूसरे को देख कर के, है तो इंसान ही, तो ये चीज़ मान कर के हो सकता है रिफ़ॉर्म आए और ये एक हेल्दी रिफ़ॉर्मेटिव इक्वालिटी प्रमोट करने वाली एक क्राइटेरिया बन कर के हमारे सोसाइटी के अंदर में प्रिवेल करे। तो इस वजह से ये जो सेक्युलरिज़्म का जो कॉन्सेप्ट था आपका, वो काफ़ी बढ़िया माना गया था पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में। लेकिन आज के टाइम पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सेटबैक ले गया है और जो चीज़ हेल्दी होना चाहिए, उसको अलग ही लेवल में सब लोग माप-तोल कर रहे हैं, अलग ही लेवल में उसको लोग समझ रहे हैं। और जिस वजह से एज़ अ कम्युनिटी हम लोग बहुत ज़्यादा इसको फ़ेल कर चुके हैं और इसके विक्टिम जो हैं, वो ऑप्रेस हुए जा रहे हैं और बहुत ही अलग लेवल का एक रेथोरिक पूरे देश में चल रहा है, जो आइडियोलॉजी जो है वो इतनी मतलब काफ़ी ज़्यादा वो कंसर्निंग आइडियोलॉजी है, जिसके अंदर जिसके एम्बिट में सब लोग ही आ जाते हैं, जैसे चाहे वो दलित हो, वुमेन हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हर एक रिलीजन में दलित और वुमेन ये लोग सब होते हैं। तो ये सब जो है इसके अंदर में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। अब इसके वजह से जो इंटर कम्युनिटी रिलेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाते हैं और हम लोग डेमोक्रेटिक डेफ़िसिट फ़ील करते हैं। डेमोक्रेटिक डेफ़िसिट का मतलब क्या? मान लीजिए एक गोल सा पाई है, ठीक है? एक गोल सा पाई में 75% जो जनता है, वो एक कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती है, मेजॉरिटी है वो। बाकी 25% जो है वो किसी दूसरे अलग-अलग कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं। 75% का जो जनता की जो बात है, उस चीज़ को ध्यान दिया जा रहा है, उस चीज़ को बिल्कुल महत्व दिया जा रहा है। लेकिन 25% जो है, जो पैचेज़ में जो बच गए हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो लेकिन डेमोक्रेसी तो पूरा 100% मिला के बनता है आपका, वो सिर्फ़ पैचेज़ में तो बनता नहीं है। तो इस वजह से इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक डेफ़िसिट। डेमोक्रेटिक डेफ़िसिट मतलब आप पूरी जो जो आपकी जो मेंबर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, उन सब की बातों को एक साथ लेकर के चलने में आप विफल रह गए। जिस वजह से आगे सोसाइटी में आपके सोशल रिलीजियस रेसिप्रोसिटी होती है और भी बहुत सारे अलग-अलग प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। कहीं न कहीं जो एक तबका है, कम्युनिटी है, वो पूरे जो सिस्टम चल रहा है उससे खुश नहीं रहती है और उसके वजह से मल्टीपल लैंग्वेज मतलब अलग-अलग जगह से इसके बारे में मतलब विद्रोह आता है। लेकिन ये विद्रोह जो है मल्टीपल लैंग्वेज में आना चाहिए। लेकिन वो अपने
ये ऐसा कहते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, और इंटर रिलीजियस को जो अगर हम बढ़ाने का, अगर इंटर रिलीजियस वाला जो बात हुआ था, इंटर और इंट्रा रिलीजियस वाला, तो इंट्रा रिलीजियस को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं कि मल्टीपल लैंग्वेज में ये विद्रोह आए, लेकिन वो खुद के लिए आए। और उसके खुद के लिए जब आएगा तो वो उनके खुद के अंदर में जो मौलवी हैं या फिर जो भी लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ में चेक लगाने के, इर्रिस्पेक्टिव की मतलब कोई पॉलिटिकल लीडर उसके अंदर इन्वॉल्व हो, वो लोग उसके अंदर ना कूदें, और अपने अंदर के जो सिस्टम है वो अपने अंदर के लोग ही अगर ठीक ठाक करने शुरू कर दें, तो ये जो एक अलग अलग कम्युनिटी वाली बात है वो चीज़ हट जाएगी, और एज अ होल जो है वो सिटीज़न के रूप से देखे जाएंगे, और एज अ होल इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो फिर से, जो अभी वैनगार्डिज्म के ऊपर चल रही है, वो वहाँ से हट करके प्रॉपर लाइन पे आ जाएगी। वैनगार्डिज्म मतलब, देखिए ये वैनगार्डिज्म लेनिन वाला एक प्रिंसिपल है। उस टाइम पे क्या हुआ था कि वैनगार्डिज्म मिडिल क्लास सोसाइटी के एक अलग नॉर्म्स और अलग विम्स एंड फैंसीज चलते थे, तो उसको एक अलग रिवॉल्यूशन का एक एक और कह सकते हैं उस समय, अभी खैर रिवॉल्यूशन तो नहीं चल रहा है इंडिया में, लेकिन उस टाइम पे उनके जो विम्स एंड फैंसीज थे, उनके जो डिमांड्स थे, उनको एक रिवॉल्यूशन के रूप में मोल्ड कर करके, और फिर वहाँ पे वो सारा कुछ उनको हक दिलाया गया था। लेकिन इंडिया में वैनगार्डिज्म अलग टाइप का चलता है। यहाँ पे मिडिल क्लास, ऑल्दो ये सबसे बड़ा क्लास है इंडिया के अंदर में, लेकिन यहाँ के जो अभी मीडिया की तरफ से जो एक एक अलग हवा बनाया जाता है, अलग टाइप का, दिन रात सुबह शाम एक ही चीज़ को दिखाया जाता है, तो वो एक वेंगार्डिज्म क्रिएट करता है जो कि आपके कम्युनल शांति को, आपके देश के हारमोनी को खराब करता है। तो ये अभी इस वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है ये, और जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर में, तो इस चीज़ को ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आर्टिकल में हमने देखा। नेक्स्ट आर्टिकल आता है इंडिया पॉपुलेशन डेट ऑफ टेल ऑफ टू प्रोजेक्शंस। अभी देखिए ये पॉपुलेशन जो है वो जीएस पेपर 1 पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू से आपका रिलेट कर सकता है, और ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो अपने आप में। इसकी अब हम जो सिनॉप्सिस है वो भी अपने साइट के ऊपर gkmonk.com के ऊपर डालना शुरू करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो कल तक डाल करके और आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या बताया गया कि देखिए हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो करीब करीब 21st सेंचुरी के जो मिडिल है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 1.35 बिलियन तक जो है अभी फ़िलहाल है, उस टाइम तक 1.59 बिलियन तक पहुँच जाएगा। और भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बताते हैं कि 1.64 बिलियन तक 2050 तक पहुंचने की बात है। अब देखिए नंबर कोई भी कितना बताता है वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये जितने भी नंबर है आर्टिकल में लिखा गया है कि यूएसए में ऐसा बताया गया था कि अगस्त पहुंचते पहुंचते 81,000 लोग इफेक्टेड हो जाएंगे आपके कोविड-19 से। लेकिन अभी क्या है, अभी तो उससे डबल है उस नंबर से। तो ये जितने भी नंबर प्रोजेक्ट किए जाते हैं वो किसी ना किसी नॉर्म्स के ऊपर किए जाते हैं। उसी प्रकार से इंडिया के भी जो पॉपुलेशन वाली नंबर है वो किसी न किसी नॉर्म के ऊपर है, और अगर ये नॉर्म फुलफिल नहीं होती है तो फिर आपका ये जो नंबर है वो पहुंचना मुश्किल हो जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे में ये क्या बताते हैं नंबर ये फिर कैसे पहुंच जाएगा। उनका ये कहना है कि 2100 तक जो है, जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो 1.45 बिलियन पहुंच जाएगा 2100 तक, ऐसा कहता है यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट। और आईएचएमई का प्रोजेक्शन कहता है कि 1.09 तक पहुंच जाएगा 2100 तक। लेकिन ये दोनों के जो नंबर्स हैं 2100 ईयर के लिए, वो 2048 से बहुत कम है। जैसे आईएचएमई प्रोजेक्ट करता है कि 2048 मतलब बीच तक 2050 2050 तक जो है 1.61 बिलियन होगा हमारा, और यूनाइटेड नेशन प्रोजेक्ट करता है कि 1.64 बिलियन होगा हमारा 2050 तक। तो ये देखिए कि डिफरेंस इस टाइम पे 2050 में ज़्यादा है, और 2100 में जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम? कोई एक महामारी आ जाएगी, इनफर्टिलिटी इतनी कम क्यों हो जाएगी? तो इसके ऊपर अलग अलग तुक देते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के वजह से, इंक्रीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की वजह से जो फर्टिलिटी रेट है इंडिया के अंदर वो कम हो जाएगा। लेकिन जो एक NCAER नेशनल डाटा फॉर इनोवेशन सेंटर बाय शांतनु प्रमाणिक जो है, उनके कलीग्स ऐसा कहते हैं कि नहीं देखिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ये पुअरली एस्टिमेट किया गया है, और ये चीज़ मतलब फर्टिलिटी को कम नहीं कर सकता है। टाइम के साथ और भी एडवांस पिल्स आते हैं तो फिर ये जो है कि इनके हेल्थ पे उतने ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो ये बिल्कुल अगर एस्टिमेट लग रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की वजह से जो है कि अगर ये चीज़ होगा, तो नहीं, ये गलत है। इसके अलावा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो
जब इमरजेंसी के टाइम पे नसबंदी वाला जो एक मुहिम चला था, तो उस टाइम पे देखा गया था कि 35 मतलब उस टाइम पे 17% जो है उसका गिरावट आया था टीएफआर के अंदर में। और वो सिर्फ 20 साल के अंदर में आप देखिए कि 5.9 जितना होना चाहिए था एक एक वुमेन के अंदर 5.9 1960 में होता था, लेकिन 1980 में एक वुमेन के ऊपर 4.9 बच्चों का आंकड़ा देखा जा रहा था। आज के डेट में एक वुमेन के ऊपर में 2.2 देखा जा रहा है। तो और 1950 में देखिए तो एक वुमेन के ऊपर में 6 बच्चों का देखा जा रहा था कि एक वुमेन 6 बच्चों को जन्म दे सकती है इंडिया के अंदर में। तो अब वो 6 बच्चों से धीरे-धीरे कर कर के 2.2 के ऊपर आ गया। तो ये इतना शार्प गिरावट कैसे आया? मान लेते हैं कि न जो इमरजेंसी के टाइम पे नसबंदी हुआ उससे 17% डिक्लाइन आया। लेकिन 1991 से 1992 से 2015 तक इस टाइम पे तो कोई नसबंदी वाला सीन नहीं चल रहा था। फिर 35% ऑटोमैटिक अपने आप कैसे डिक्लाइन आ गया? ये रिप्लेसमेंट इतना बढ़िया कैसे हो गया? तो फिर आगे कुछ लोग कहते हैं कि ये रिप्लेसमेंट हो सकता है फैमिली प्लानिंग की वजह से हुआ था, हो हुआ होगा। तो राइटर इसका कहते हैं कि देखिए कायरो कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इन 1994 इसमें जो हुआ था ये कॉन्फ्रेंस, उसमें फिर फैमिली प्लानिंग के ऊपर जो टारगेट्स बनाए गए थे वर्ल्ड ऑर्डर में उसको अबंडन कर दिया गया था। तो इसके ऊपर अब भारत सरकार उतना ध्यान देती नहीं है फैमिली प्लानिंग वाले मुहिम के ऊपर में, ना ही कोई ऐसे बहुत बड़े स्कीम्स आते हैं। हाँ, वो सब स्कीम चलता है कि लिंग का जो है कि आप पहले नहीं प्री बर्थ आप उसकी पहचान नहीं कर सकते हो, उसका अलग लेवल है कि वो तो मर्डर वाला भ्रूण हत्या वाली बात हो जाती है, तो वो अलग लेवल का बात है। तो इसका मतलब वो फैमिली प्लानिंग के अंदर में आता है, लेकिन वो उस वाले बात पे नहीं है कि जैसा हम इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि फर्टिलिटी को गिराने वाली कुछ ऐसे फैमिली प्लानिंग की वाली बात हो। तो लेकिन फिर भी आज के डेट में इंडिया के अंदर में कुछ ऐसे लॉज बना रहे हैं और कुछ ऐसे स्टेट्स लेकर के आ रहे हैं और इंडिया लेवल पे भी इसकी बातें चल रही हैं और भी इसको बढ़ाने घटाने के लिए। जैसे कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो लार्ज फैमिली से जो रिश्ता रखते हैं वो ग्राम पंचायत में इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकते हैं। इसके अलावा अगर 2 से ज़्यादा बच्चा अगर होता है किसी भी लेडी का, तो मैटरनिटी लीव में तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव उसको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के जो रूल्स हैं वो कहीं न कहीं फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए ये प्लानिंग्स लेकर के आए। तो इसमें राइटर कहते हैं, और ऐसा निर्मला बाज भी जो है वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश है, उन्होंने लिखा था कि ये पॉलिसी होने के बाद भी इग्नोर ही किया जा रहा है प्रैक्टिस को, ये इतना ज़्यादा मतलब हैंडी साबित नहीं हुआ है। फिर उसके बाद राइटर भी कहते हैं कि देखिए ये सब को लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ये चीज़ देखा, फैमिली प्लानिंग से ये चीज़ रुका नहीं है। अब ऑटोमैटिक 35% कम हो गया है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से ये चीज़ नहीं रुका। तो क्यों फर्टिलिटी कम अपने आप ही क्यों होते जा रहा है? तो उनका ये कहते हैं एस्पिरेशनल रिवॉल्यूशन की वजह से, राइटर कहते हैं एस्पिरेशनल रिवॉल्यूशन की वजह से ये कम होता जा रहा है टाइम के साथ, जो कि अपने आप ही अपना रूप लेगा, अपने आप ही अपने आप को मोल्ड करेगा। उसके लिए आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ाओ और ठीक ढंग से जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टेड रीज़न है, जैसे कि जहाँ पे बहुत एजुकेशन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ के लोगों को, और फिर उसके बाद वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है गाँव देहात में, बहुत इनर्ट गाँव देहात में। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट ना क्रिएट करे। इसके अलावा ये चीज़ अपने आप ही मोल्ड करेगा। कैसे मोल्ड करेगा? तो उसके ऊपर राइटर कहते हैं कि देखिए 1990s के टाइम पे जो हमारे यहाँ पे 1990 से पहले जब तक हमारे पास लिबरेशन नहीं आया था, लिबरलाइजेशन नहीं आया था, एलपीजी रिफॉर्म नहीं आया था इंडिया के अंदर, उससे पहले हमारे देश में फार्मर्स ज़्यादा हुआ करते थे। तो अगर कोई फार्म में काम करता है, ये सब लेबर इंटेंसिव वर्क है। तो लेबर इंटेंसिव वर्क में अगर आपके घर में जितने लोग होंगे, उतने लोग घर में वहाँ जाके फील्ड पे काम कर पाएँगे। तो ऐसा राइटर कहते हैं कि फार्मर्स जो थे, उनके घर में बच्चे जो होते थे, उनको वर्कर्स के रूप से देखते थे। तो उस वजह से जितने ज़्यादा बच्चे होंगे घर में, उतने लोग ज़्यादा गाँव देहात में जाकर के फील्ड में काम करेंगे, तो उतने लेबर कॉस्ट जो है उनकी बचेगी। और अब जो ऐसा हुआ है कि जैसे कुछ लोग एलपीजी रिफॉर्म के बाद जैसे हुआ कि ट्रांजिशन की सर्विस सेक्टर में ज़्यादा जैसे-जैसे एजुकेशन बढ़ता गया है देश में, तो सर्विस सेक्टर की तरफ ज़्यादा जाने लग गए, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करने लग गए। तो इसके बाद ऐसे रिसर्चर्स जो थे डेमोग्राफिक रिसर्चर्स, उनको वो ऐसा कहने लग गए कि वुमेन की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के बाद और इस तरह के जो रिफॉर्म आए सर्विस सेक्टर में लोग ज़्यादा जाने लगे, तो उसके बाद
बच्चों के पढ़ाई लिखाई के ऊपर ज़्यादा खर्च करने लग गए अभिभावक। अब वो पहले जैसा नहीं कि अगर बच्चा नहीं भी पढ़ा तो फिर चल जाएगा, खेती करके तो खाना ही है। तो वो वाली मेंटालिटी से इंडिया बाहर निकलने लग गया। अब ऐसा होने लग गया कि अभिभावक जो थे वो अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई लालन पोषण पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए। इर्रिस्पेक्टिव कि डाउरी और ये सब वाला केस तो था ही कि अगर लड़कियां हो जाएंगी ज़्यादा तो फिर मुझे डाउरी देना पड़ेगा। तो उसकी वजह से, लेकिन अब ऐसा है कि पढ़ाई लिखाई, लड़की हो या लड़का हो, पढ़ाई लिखाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो उस वजह से कम बच्चे ही, हर एक बच्चे के ऊपर कुछ एसेट होता है उनका इन्वॉल्व, कुछ लाइबिलिटीज़ होता है उनका इन्वॉल्व, कि मुझे इसमें इतना खर्चा करना पड़ेगा पढ़ाई लिखाई सब मिला करके। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, सिर्फ शहरों में नहीं गाँव में भी। और ये पास द लैंग्वेज, मतलब जो ये जो चीज़ है वो बियॉन्ड कि शहर है, अलग अलग जगह पे ये चीज़ इन्वॉल्व होने लग गया। और अभी भी जैसे फिर लास्ट में ये कहते हैं राइटर कि अभी भी जो है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं पर्टिकुलरली इन उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ ऐसे जहाँ पे कम एडुकेशन है, और कुछ मुस्लिम ऐसे संस्था कम्युनिटीज़ में ये चीज़ अभी भी रेलिवेंट नहीं है, और वहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, जिसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हो, और वहाँ पे जो है प्रॉपर अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब लास्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं हम, विदर अवर व्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो इस वाले आर्टिकल में आप देखिए कि GS2 से रिलेट कर सकते हो आप, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन पॉलिटिक्स ऑन ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन इंडियाज, ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। और जो मेन क्वेश्चन है वो आपका ये है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि मेन क्वेश्चन जितना भी आप अटेम्प्ट कीजिए, उसका जो सिनॉप्सिस है, जो इसका जो मॉडल आंसर है, वो एक दो दिन के अंदर में हमारे साइट के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाएगा, और उसको आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टेलीग्राम से चैनल के थ्रू। तो इस वाले आर्टिकल के ऊपर आते हैं। अभी देखिए, आज के डेट में इंटरनेशनल रिलेशनशिप कितना ज़्यादा रेलिवेंट है आपको सबको पता ही होगा। इनफैक्ट अभी जो इंडिया चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उस टाइम पे हर सप्ताह 2-3 आर्टिकल्स इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर आ रहे थे। तो आज के डेट में इंडिया का बच्चा बच्चा जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एक्सपर्ट हो चुका है। तो ये एज़ अ कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल रिलेशनशिप आया कब से? तो ये देखिए, यूनाइटेड किंगडम जो है उस चीज़ को लेकर के आया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, जब लिबरल इंटरनेशनल रिलेशंस रिएक्शंस जब आने शुरू हुए, उस टाइम पे उसका कॉलोनियल रिलेशनशिप भी थे बहुत सारे कंट्रीज़ के द्वारा। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप वहाँ पे पढ़ानी शुरू की गई, वहाँ के एकेडमिक यूनिवर्सिटीज़ को, वहाँ के सिविल सर्वेंट्स को, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में जा करके, हॉस्टाइल लोकेशंस में जा करके वहाँ पे वो काम काज किया करते थे। तो इससे यूनाइटेड किंगडम्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो फिर उसके बाद ऐसा, फिर यूएसए ने भी इसके ऊपर अपना हाथ आज़माना शुरू किया। यूनाइटेड नेशंस जो है वो अपने इंटरेस्ट, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर अपने इंटरेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाते हुए बहुत ही ज़्यादा और अलग अलग टर्म्स जो है इसके ऊपर ऐड किया, जैसे गेम थ्योरी, एरिया studies, multidisciplinary social research focusing on specific geographic, regional and ethnically defined areas। फिर इसके बाद आपका हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इथोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ को इनकलकेट करते हुए, कल्चरल स्टडीज़, इन सब चीज़ को इनकलकेट करते हुए उनका एक प्रॉपर रोबस्ट इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाला साइंस जो है वो डेवलप करना शुरू किए। और इन सब की होड़ में अमेरिका का जो ऑब्सेशन था कि हम वर्ल्ड में लीड करेंगे इस वाले नेचुरल साइंस के ऊपर में, तो उन्होंने ये करना, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप का जो सब्जेक्ट था, उसको कहीं न कहीं वर्ल्ड ऑर्डर से प्राइमरीली अलग ही कर दिया। जैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप बाकी दुनिया में लोग जैसा पढ़ते थे, उससे अलग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यूएसए में पढ़े जाने लग गया। बाकी दुनिया में ये पढ़ते थे लोग कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप की वजह से हम अनसर्टेनिटी को प्रिडिक्ट कर पाएँगे। दूसरे देश में क्या चल रहा है और उनका क्या आइडियोलॉजी हो सकता है, उस चीज़ को हम जानने में सफल हो पाएँगे। दूसरे देश का कैसा कल्चर है और हमें वहाँ पे जा कर के कैसा रिएक्ट करना है, इस चीज़ के ऊपर हम और अच्छा डिसीज़न ले पाएँगे। इस वजह से इंटरनेशनल रिलेशनशिप एम्बिट में आया था। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का जो जो अलग जो रूप निकल कर के आया, और उनका जो अलग जो एक डायनेमिज़्म जो वो क्रिएट किए, उसके थ्रू उन्होंने ऐसा करा कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के समझ के थ्रू उन्होंने अपने जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं, उनको साइंटिफिक लाइन में मोल्ड करना शुरू कर दिया। अब इसके वजह से आगे चल कर के और भी बहुत सारे जो लॉज़ हैं उनको लेकर के आना पड़ा, जैसे कि यूएन चार्टर के अंतर्गत, बिकॉज़ उस टाइम पे जो पावरफुल नेशंस थे वो दूसरे कंट्री के जो इंटरनल और डोमेस्टिक जो मुद्दे थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करते थे। जैसे आज भी करते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है कि आज भी तो करते ही हैं, लेकिन वो एक मतलब एक यूएन चार्टर के अंदर आ गया कि एक स्पेसिफिक लाइन और गाइडलाइन के थ्रू आज छुप-छुप के करते हैं, खुलेआम नहीं करते हैं, और स्पेसिफिक गाइडलाइन के थ्रू यूएन चार्टर के थ्रू ऐसा आ गया कि आप इस लिमिट से ऊपर नहीं बढ़ सकते हैं। तो ओपनली कहीं पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है, जब से
नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक जुरिडिक्शन एंड इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया यूएन चार्टर के अंदर। अब यूएन चार्टर भी तो आपको पता ही है वर्ल्ड वार के बाद ही आया था, तो यूएन चार्टर जैसे ही वर्ल्ड वार के बाद आया तो फिर कुछ ऐसे पावरफुल कंट्रीज़ को उसके अंदर सम्मिलित किया गया और फिर वीटो पावर और ये सब तरह के जो जो पावर्स हैं उसके अंदर उनको दिया गया, ताकि वर्ल्ड में जो है कि पीस जो है वो मेंटेन किया जा सके इंटरनेशनल पावर्स द्वारा, मतलब सुपर पावर्स द्वारा। तो इसको भी वीटो अगर आप किसी देश के डिसीजन के ऊपर डाल रहे हैं, किसी देश के अंदर क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो आप डिसाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो वहाँ के यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, इन सब के जो भी आपके पॉलिसीज़ होंगे, अगर आप दूसरे देश के बारे में नहीं जानोगे तो आप कैसे उसके बारे में डिसीजन ले पाओगे। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप टाइम के साथ बहुत सारे अलग अलग एम्बिट में वो धीरे धीरे करके अपने आप को इवॉल्व करना शुरू किया, अपने आप को डायनेमिक बनाना शुरू किया। और आज के डेट में बहुत सारे ऐसे अलग, मतलब आप सोचिए, यू थिंक एंड इट इज़ देयर, लाइक ऐसा है इसका है कि जैसे ह्यूमन राइट्स का लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉज, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट, फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, हर एक टाइप के जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप को इफेक्ट करते हैं। तो अब इसका जो बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाला जो एक एक कॉन्सेप्ट था हमारा कि हम जो सर्टेनिटी है और एब्सोल्यूट सिक्योरिटी है उसको अचीव कर लेंगे, वो चीज़ अचीव कर पा रहे हैं। तो स्टैनली हॉफमैन ऐसा कहते हैं कि नहीं, 1997 में 1977 में उनका ये ओपिनियन था कि नहीं, ये जो सर्टेनिटी और एब्सोल्यूट सिक्योरिटी वाला जो एक सिनेरियो हम लोग सोचे थे कि अचीव कर पाएंगे, वो चीज़ हम लोग नहीं कर पाए। और इंटरनेशनल रिलेशन शुड बी द साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी एंड लिमिट ऑफ एक्शंस। अनसर्टेनिटी आपको हमेशा ही रहता है अलग अलग कंट्रीज़ का, और इसको प्रोजेक्ट करने के लिए जो लिमिट ऑफ एक्शंस आप जो क्रिएट करते हो, ताकि अलग अलग तरीके के जो नए नए जो डायनेमिक सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं हर एक जगह पे, अलग अलग जगह पे, उसको आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनेज कर पाओ, और इनसिक्योरिटी जो है उसको आप धीरे धीरे करके एलिमिनेट कर पाओ, जो कि आज तक भले ना कर पाए हो कोई भी देश, तो उस चीज़ को कर पाए, इसके ऊपर अब काम होना शुरू हो चुका है। तो अब इसमें थिंक टैंक्स इन्वॉल्व हैं। थिंक टैंक्स क्या होते हैं? थिंक टैंक्स वो होते हैं जैसे इसी के जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर जो काम करती है जो संस्थाएं, उसको कहीं ना कहीं थिंक टैंक्स कह सकते हो आप। जो थिंक टैंक जो है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये फैली हुई है। आगे राइटर कहते हैं कि देखिए 100 साल पुराना है इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन इंडिया जो है 50 साल पहले उसको आज़ादी मिली है, 50 60 70 जो भी साल हुए हैं, इतने ज़्यादा पुराना इंडिया में है नहीं। लेकिन जब से भी इंडिया का यहाँ पे ऐसे थिंक टैंक्स खुले हैं, उसके बाद से अभी फ़िलहाल, लेकिन इंडिया के जो थिंक टैंक्स हैं वो वर्ल्ड ऑर्डर में ठीक ठाक लेवल पे अभी उनके रैंकिंग्स हैं। जैसे कि पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी जो है डिप्लोमेटिक कैरियर खोडियर, तो उनका एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वर्ल्ड में टोटल यूएसए के अंदर में सबसे टॉप 1871 करीब करीब थिंक टैंक्स हैं। उसके बाद इंडिया सेकेंड लेवल पे आता है जिसमें 509 थिंक टैंक्स हैं, और चाइना उसको फॉलो करता है तीसरे नंबर पे 507 थिंक टैंक्स के द्वारा। लेकिन इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ जितने हैं, उसमें जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें उतने उस लेवल का जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ाया नहीं जाता है। वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स के जो डायनेमिज़्म है वो उतनी ज़्यादा लेवल की नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डिफेंस स्टडीज़ के ऊपर में एनालिसिस या फिर रिसर्च पीस ऑफ जो जो पीस के ऊपर जो जो स्टडीज़ है, वो सब के ऊपर ही ज़्यादा, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है। उतनी ज़्यादा जो डायनेमिज़्म है वो चीज़ लाने की अभी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तब जब इंडिया के अंदर इतने सारे थिंक टैंक्स हैं, उस टाइम पे भी इंडिया की जितनी पॉलिसीज़ हैं, उनको थिंक टैंक्स के बात करके या फिर उनके सलाह मशवरा ले करके उसको पॉलिसीज़ को ढालने की कोशिश इंडिया के अंदर नहीं की जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए, जिसके ऊपर इंडिया को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि यूएस में और ये लोग सब आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले ये सब चीज़ वो लोग करने शुरू कर दिए थे। तो इंडिया में अभी तक ये चीज़ नहीं हुआ है, और इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये था हमारा इस वाले आर्टिकल में। ये जो जिन्होंने लिखा था, जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, कृष्णन श्रीनिवासन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।